हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर जो मैं साइंस का सीरीज़ चला रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें यह 5वां सीरीज़ है आज, यानी 5वां वीडियो है। और इसमें जो भी प्रश्न शामिल किया गया है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। और पूरी संभावना है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 दिन में, यानी 1 तारीख है और शायद 7 तारीख और 15 अक्टूबर को, तो उसमें भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप 1 से 4 तक का जो वीडियो है, 4 पार्ट तक, वो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लें। और हो सके तो 1-2 बार प्रत्येक वीडियो को जो है रिवीजन कर लें, ताकि आप लोगों को जो ध्यान रहेगा और आपको एग्ज़ाम में साइंस का कोई भी प्रश्न आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 1000 साइंस का सीरीज चला रहा हूँ, जिसको लेकर यह 5वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, और सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का। इसमें पहला जो प्रश्न है, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा अगर पूछा जाए तो कार्बोनेडो, और काला शीशा पूछा जाए तो ग्रेफाइट को। याद रखिएगा, इसमें 2 प्रश्न है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कार्बोनेडो को। और अगर पूछा जाए काला शीशा किसे बोला जाता है, तो काला शीशा पूछेगा तो ग्रेफाइट को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। मानव शरीर का जो है सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी होती है वो स्टेपिस यानी कान की हड्डी होती है। ठीक है, और अगर वही बड़ा जो हड्डी होती है वो जांघ में पाया जाता है। यहाँ छोटा पूछ रहा है तो स्टेपिस है वो कान में पाया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनल हार्मोन को है जो जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे बोला जाता है? तो एड्रीनल हार्मोन को। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहलाता है, किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली बोला जाता है, लाइसोसोम को। अगला जो प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है किसका मिश्रण? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का जो होता है मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इसको याद रखिएगा बीपी करके, बीपी ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो राइबोसोम को। इसमें जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक एग्जाम में जो है रिपीट होता है, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो। आप लोग देखिएगा कि ये सब जो प्रश्न जितना भी है आप लोगों को रिपीट प्रश्न देखने को मिलती है। और आगे का प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किससे? तो पुरुषों के क्रोमोसोम में। ठीक है, मनुष्य में जो है लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम में, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम में, क्योंकि पुरुष में जो होता है X और Y दोनों पाया जाता है। ठीक है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639। याद रखिएगा, मांसपेशियों की संख्या जो शरीर में होता है कितना, लगभग जो है 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। ये भी प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। आगे का जो प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। ठीक है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी होती है? 8। अगर फेस में पूछा जाए तो 14। ठीक है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं कौन? वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है तो हरगोविंद खुराना, यानी जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी फूल कौन सा है? तो वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है यानी XY दोनों जो हो पाया जाता है। अगर महिला में पूछेगा तो केवल XX पाया जाता है। यहाँ पुरुष का पूछ रहा है तो X और Y दोनों पाया जाता है। अगर संख्या पूछेगा तो 46 या 23 जोड़ा। ठीक है, पूछेगा कि कितना जो है क्रोमोसोम पाया जाता है मनुष्य में, तो 46 संख्या में, और जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा जो है प्रश्न में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है कहाँ से मिलती है?
तो जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस पूछेगा तो कौन सा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो पत्ती। यानी कि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से करता है? तो पत्तियों के माध्यम से। आगे का जो प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो किससे संबंधित है? तो कृत्रिम हृदय से। ठीक है, कृत्रिम हृदय से ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न देखते हैं। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है, यानी कौन सा क्रोमोजोम जो है अपने पिता से पाता है लड़का? ठीक है, तो 22+Y। ठीक है, लड़का में जो है 22+Y पाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो पिता से। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो मूत्र में। यूरिया की मात्रा जो अधिकतम किसमें पाया जाता है? तो मूत्र में। दूध में नहीं पाया जाता है, कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर दूध में विटामिन सी जब डाला जाएगा तो वो फट जाएगा दूध। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है हमेशा। टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल के माध्यम से। याद रखिएगा, एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल के माध्यम से होती है। फलों एवं सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फल एवं सब्जी में जो है विटामिन डी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और फल एवं सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी। मलेरिया एक परजीवी है, यानी किसके कारण जो है मलेरिया फैलती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण जो है मलेरिया फैलती है। ठीक है, मलेरिया किसके कारण फैलती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। तो आप लोग इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और कहीं भी आते जाते आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 मिनट का वीडियो मात्र रहता है। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आप लोग सेट प्रैक्टिस में भी देखते होंगे कि ये सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, और एग्जाम सेंटर में भी आप लोगों को इससे बाहर कुछ रहने वाला नहीं है साइंस में। मानव मूत्र में जो है उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग। मछली में पूछा जाएगा तो 2, मेढक में 3, और पक्षी या मनुष्य में पूछा जाएगा तो 4। याद रखिएगा, मछली में 2, मेढक में 3, और पक्षी या मनुष्य में तो 4। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। ठीक है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा? कैल्शियम, यानी हड्डी। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा? तो कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो DNA। ठीक है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो DNA। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को जो है किसान का परम मित्र बोला जाता है, केंचुआ को। किसान का परम मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन है? यानी सबसे बड़ा फल और फूल कौन है? तो सॉरी, इसमें गलत दिया गया है, इसको मैं काट देता हूँ, आगे का प्रश्न में देख लेता हूँ। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा परकंद का उदाहरण है। यानी स्तंभकंद बोलेगा तो आलू, धनकंद बोलेगा तो बंडा और केसर, शलकंद बोलेगा तो प्याज, तथा परकंद बोलेगा तो अदरक और हल्दी। ठीक है, एक बार और फिर से ध्यान दे दीजिएगा। स्तंभकंद बोलेगा तो आलू, धनकंद बोलेगा तो बंडा और केसर, शलकंद बोलेगा
तो आपका प्याज, तथा परकंद बोलेगा तो अदरक एवं हल्दी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है कि स्तंभकंद किसका उदाहरण है, धनकंद किसका उदाहरण है, सलकंद किसका उदाहरण है और परकंद किसका उदाहरण है। तो आप लोग इसका जो है ध्यान रखिएगा। अगर जो नहीं समझ में आता तो उसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और जो बाद में आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है कौन सा, तो फल भित्ति। ठीक है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है कौन सा, फल भित्ति। यानी जिसको जो है पूरी तरह से खा जाते हैं उसको हम लोग फल भित्ति कहते हैं। जैसे कि अमरूद पूरी तरीके से खा जाते हैं, ना तो इसका ऊपर का छिलका छिलते हैं, नहीं तो अंदर का कुछ बीगते हैं। जैसे आम, पपीता तथा बेर खाने योग्य भाग हैं तो मध्य फल भित्ति, यानी जो है बीज का खाते हैं केवल, और सबसे ऊपर जो उसका छिलका रहता है या अंदर का जो बीज रहता है उसको हटा देते हैं, उसीलिए उसको केवल बीज का खाते हैं, इसलिए मध्य फल भित्ति बोला जाता है। जैसे आम, पपीता या बेर केवल बीज का भाग खाते हैं, जिसको पूरा खा जाते हैं उसको फल भित्ति बोला जाता है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है कौन सा, तो तना। ये जो है प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो लगभग जो है 80% होती है। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो 80%। मानव के मस्तिष्क का वजन होता है कितना, तो 1350 ग्राम। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम। ऊँट का गर्भावधि काल कितना होता है, तो 320 से 350 दिन के आसपास में। ठीक है, ऊँट का पूछा जाएगा तो 320 से 350 दिन। अगर वहीं गाय तथा भैंस का पूछा जाए तो गाय का 280 और भैंस का 300 दिन। ठीक है, याद रखिएगा, ऊँट का गर्भावधि काल तो 320 से 350, गाय का 280 और भैंस का 300। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, पैतृकता सिद्ध करने में आवश्यक है, यानी किसके द्वारा जो है पैतृकता सिद्ध किया जाता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट के द्वारा जो है पैतृकता सिद्ध किया जाता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, यानी कौन सी शर्करा जो है दूध में पाया जाता है, तो लैक्टोज। ठीक है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो लैक्टोज। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो वृक्क में। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो वृक्क में। सबसे लंबा कृमि वर्म है कौन सा, टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म है कौन सा, तो टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपड़ा सुखाने वाला मशीन और मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन सा है, तो क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंक कौन सा है, तो क्वार्क। आगे का प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो हरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंद्रधनुष में जो है 7 रंग पाया जाता है। अगर बीच का रंग पूछा जाए तो इसमें हरा रंग होता है जो बीच में पाया जाता है। टोटल रंग की संख्या 7 पाया जाता है इंद्रधनुष में। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना यानी आँख का जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है पर रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, यानी विद्युत का जो फ्यूज होता है वो किसके द्वारा बना होता है, तांबा, टीन और सीसा के द्वारा। तांबा, टीन और सीसा के द्वारा। आगे का प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा ये भी पूछा जाता है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का जो बुलबुला जल में व्यवहार करती है कैसा, तो अवतल लेंस की भांति। दिखता है वो उत्तल, लेकिन व्यवहार यहाँ पूछा गया है। वायु का जो है बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है, तो अवतल लेंस की भांति।
आगे का जो प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो ऊंचाई मापने के लिए, यानी ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट यंत्र का। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। अगर वहीं दीर्घ दृष्टि का पूछा जाएगा, दीर्घ दृष्टि दूर किया जाता है किस लेंस से? उत्तल लेंस। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, निकट पूछेगा तो अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि पूछेगा तो उत्तल लेंस। ये भी प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आगे का जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न देखिएगा, इसमें परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, परमाणु बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। अगर वहीं हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन पे। यहाँ परमाणु बम पूछा गया है तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम पूछा जाएगा तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है किस में? ठोस में। सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, यानी सबसे कम जो होता है गैस में ध्वनि की चाल होता है। जैसे अगला का प्रश्न है आगे का, ध्वनि की गति धीमी होती किस में? हवा में, यानी गैस में। सबसे अधिक पूछेगा तो ठोस में, और सबसे कम पूछेगा तो गैस में। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा ये प्रश्न, ये भी रिपीट होते रहते हैं, दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो जूल है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। देखिए यहाँ आ गया ना, परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन। दोनों प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल, यानी सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है जो सर्वाधिक शुद्ध होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। ठीक है, ये भी पूछा जाता है हमेशा, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र में दिया रहेगा तो CO2। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। जब दाढ़ी बनाने जाते हैं या डॉक्टर लोग आँख, नाक या कान की जांच करता है तो वो किसके द्वारा? तो अवतल दर्पण के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है कौन सा? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग। ये वाला प्रश्न जो है इससे पहले भी आया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा? तो पारा, यानी मरकरी इसे बोला जाता है। सुराही का पानी जो है ठंडा क्यों होता है? तो बाष्पीकरण के कारण जो होता है सुराही का पानी ठंडा होता है। किसके कारण होता है सुराही का पानी ठंडा? तो बाष्पीकरण। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? कहाँ से ला रहा है? चंद्रमा से पृथ्वी पर। तो वस्तु पृथ्वी पर जो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे ना तो उसका भार जो बढ़ जाएगा, और जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार जो है कम जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी का चंद्रमा की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किसमें? सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे? तो टाइफाइड, यानी प्रदूषित यानी गंदा जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो DNA के द्वारा। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो DNA के द्वारा।
भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। भूकंपन किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो अक्रिय गैस। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु पूछा जाएगा तो प्लेटिनम। अगर पदार्थ में पूछा जाता है सबसे कठोर पदार्थ, तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे कठोर धातु पूछा गया है तो प्लेटिनम। पदार्थ पूछेगा तो हीरा और धातु पूछेगा तो प्लेटिनम। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का जो प्रश्न, जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लें और पीछे वाले वीडियो को भी आप लोग 1 से 2 बार देखें ताकि आप लोगों का जो है रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए, थैंक यू दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।